मांग रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक कानूनी अधिकार हो, वो एक ही बात थी। वो भी गारंटीड प्राइस मांग रहे थे जो हमारे देश में गारंटीड प्राइस आप मांग रहे हैं। वहां के किसानों को वो गारंटीड प्राइस नहीं मिला, वो गारंटीड प्राइस नहीं मिला जिसको आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। और उसका जो दुष्परिणाम ये हुआ है कि आज अमेरिका में किसान ही खत्म हो गए हैं। जितनी अमेरिका की जनसंख्या है उसका मात्र 1.5% आज खेती में रह गया है। और ये हालात हैं उनके कि हर 5 साल के बाद अमेरिका में किसानों को सब्सिडी दी जाती है और खूब सब्सिडी मिलती है। 2018 में जो अंतिम जो उन्होंने फूड बिल जिसको कहते हैं, जिसके तहत उन्होंने सब्सिडी दी थी, वो उन्होंने तकरीबन $900 बिलियन मतलब वो $1 बिलियन में 7,000 करोड़ होते हैं। तो हम अगर उसको गुणा कर लेंगे तो आपको शायद पता चलेगा, आइडिया होगा कि कितने की हम बात कर रहे हैं। डॉलर से फिर आपको रुपए में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो $900 बिलियन की सब्सिडी के बावजूद भी आज $425 बिलियन का कर्जा किसानों के सिर पर खड़ा है। ये अमेरिका की बात है। अमेरिका में 10-12 साल पहले की बात है कि एक डेयरी फार्मर ने आत्महत्या की, और वो इतना, जैसे हमारे देश में होता ही है, इतना कर्जे के नीचे डूबा हुआ या इतना क्राइसिस में होता है किसान, तभी आत्महत्या करता है। और उस क्राइसिस में उसने पहले अपनी 51, उसके पास 51 गाय थी, बिल्कुल 51 गवां सी गया। उन्हें पहले हरेक गांव में गोली मारी, फिर उन्हें अपने आप में गोली मारी। ये अमेरिका का हाल है। और अमेरिका में ये हाल है कि भाई उसे जो डेयरी फार्म हैगे है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ किया जाता है कि भाई सेंट्रल लॉज आएंगे तो किसानों को बड़ी तकनीक मिलेगी, मौका मिलेगा ट्रेडिंग करने का, प्राइस डिस्कवरी होएगी, यानी ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छे दाम मिलणगे। अमेरिका में तकरीबन 1970 के दशक तकरीबन 6.5 लाख डेयरी फार्म होंगे सीगे, और सारे डेयरी फार्म ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ बड़े टेक्नोलॉजी रिच होंगे सीगे, गवां बड़ी दुध देने वाली होंदियां सीगियां। उसके बावजूद भी हालात ये है कि आज 93% डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं। 93% डेयरी फार्म बंद हो गए। ये नहीं कि उन्होंने दुध की जरूरत नहीं सी या उन्होंने दुध की पैदावार घट हो गई है। होना तो यह चाहिए कि जब डेयरी फार्म इनमें बंद हो जाए तो दुध की पैदावार घट हो जानी चाहिए है, लेकिन अमेरिका से दुध की पैदावार बढ़ गई। आज ये हालात है कि जी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, उन्होंने दुध का सारा सेक्टर घेर लिया है। और आज जो दुध की प्रोडक्शन है वो बड़ी कंपनियां करते हैं, छोटे किसान बाहर हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो लॉ साडे देश में लेके आए जा रहे हैं, ये अमेरिका, यूरोप, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगह फेल हो चुके हैं। ये जब ये सारी गल्लां जब तक असीं नहीं समझांगे, सानू ये समझ नहीं आंदा कि साडे ऊपर वो लॉ क्यों लेके आए जा रहे हैं जिहड़े दुनिया में फेल हो गए हैं। फिर एक सलाह दी जाती है कि साहब अमेरिका का जोड़ा है ना रकबा किसान का, या उनका जो जमीन क्षेत्र है खेती का वो बड़ा है, और हमारे देश में किसान छोटे हैं। 5 एकड़ से कम के किसान हैं। आप जानते हैं 86% किसान हमारे जो है 5 एकड़ से कम के हैं। तो ये कहा जाता है कि यहाँ एग्रीगेट करेंगे, यानी किसानों का समूह बन जाएगा, तो उनका जब नंबर बढ़ जाएगा तो बार्गेनिंग पावर हो जाती है, आपको दाम अच्छा मिलेगा। यही आपने सुना होगा, यही सरकारें और इकोनॉमिस्ट आपको बता रही हैं कि भी दाम अच्छा मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमेरिका में तो 444 एकड़ का एक रकबा होता है। 444 एकड़ का रकबा अपने आप में एक बड़ा रकबा है, और अगर 10 किसान मिल जाए तो उनका रकबा उतना हो जाएगा जो हमारे देश में शायद हम एग्रीगेट करके कर ही नहीं सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ बार्गेनिंग पावर नहीं हो रही, वहाँ किसान आज कर्जे में दबा हुआ। मैंने आपसे पहले कहा कि $425 बिलियन का कर्जा है वहाँ पर। ये भी बोला जा रहा है कि भाई जब किसान कम हो जाएंगे खेती में तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। आप देखो, दो आपको चीजें समझ नहीं है कि आपको हर जगह बोला जाएगा कि जब किसान की जनसंख्या कम हो जाएगी खेती में, या खेती से ये बाहर निकल जाएंगे, तो आपकी जो किसानों की इनकम है वो बढ़ जाएगी। अभी एक नीति आयोग के साथ एक कहते हैं कि अभी जो भारत में पलायन का जो रेट है ना, गांव से निकलकर शहरों में आ रहे हैं, वो 1.81% है, यानी 1.81% है वो पलायन रेट है। सरकार, ये नीति आयोग खुद मान रहा है कि जब 2.4% रेट हो जाएगा, यानी ज्यादा लोग खेती से छोड़ के शहर में आएंगे, तो उन जो खेत में रह जाएंगे उनकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। अगर ये सच है तो ये अमेरिका में क्यों नहीं हुआ? अमेरिका में तो 1.5% रह गए हैं, वहां पर हमारे देश में तो 50% अधिक किसान हैं, वहां तो 1.5% रह गए। कनाडा में 1.7% रह गए हैं,
अमेरिका यूरोप में देखें तो 7% से कम किसान रह गए हैं, लेकिन सबका जो हाल है वो बेहाल हो गया किसानों का, और सारे के सारे आज सब्सिडी पे ही बरकरार है। अमेरिका में अगर हम ये कहते हैं कि बाजार आएगा, वो मार्केट आएगी, वो आपको अच्छा दाम देगी, जो कि आप लोग इतने दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं, वो जो कहते हैं कि मार्केट आएगी और अच्छा दाम देगी, अगर ये सच होता तो अमेरिका के किसान को जो आज एवरेज इनकम मिलती है उसमें से 40% सब्सिडी देती है सरकार, तब बराबर आती है। 40% सब्सिडी मिलने के बाद जो किसान की जो इनकम है वो आज फिर भी कर्जे के नीचे वो डूबा हुआ है। यूरोप में जाएं तो वहां पर 57% जो उनकी इनकम है किसानों की, वो सब्सिडी द्वारा आती है। तो जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं कि मार्केट आएगी, किसानों को अच्छा दाम देगी, मेरा तो एक ही सवाल है कि वो अमेरिका में क्यों नहीं दिया, कनाडा में क्यों नहीं दिया, यूरोप में क्यों नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया में जो किसान का जो खेत का रकबा है वो तकरीबन 12,000 एकड़ का है। 12,000 एकड़ अगर एक किसान का रकबा हो तो वो तो बाजार को डिक्टेट करना चाहिए, यानी मार्केट जिसको कहते हैं ना, बार्गेनिंग पावर आपकी हो जाएगी जब आपका समूह बढ़ जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी 12,000 एकड़ का। लेकिन वहां पर भी आप जानो कि पिछले 30 साल में 25% जो फार्म है वो बंद हो गया, और वहां पे जो किसानों का सुसाइड रेट है वो ऑस्ट्रेलिया के सारे के रेट से सबसे ज्यादा किसानों का सुसाइड रेट। मेरा कहने का तात्पर्य आपके सामने है कि दुनिया के हम किसी भी कोने में चले जाएं, वहां पर हमने देखा है कि किसान, जिस मार्केट इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर उसकी दुर्दशा ही हुई है, वो अपने पांव पे नहीं खड़ा हो सकता। वो फेल्ड मॉडल, जो ये फेल्ड तरीका था, वो हमारे देश में लाया जा रहा है, और हमारे देश के इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि साहब ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जब आप बाजार के हवाले होंगे तो बाजार आपको एक अच्छा दाम देगा। मुझे याद है कि जब ये आपकी जो डिमांड थी कि 3 लॉज को वापस किया जाए, काले कानूनों को वापस किया जाए, तो हमने पहली बार ये कहा था कि एक चौथा कानून सरकार को लेके आना चाहिए, जिसमें कि एमएसपी को लीगल अधिकार बना दिया जाए, कानूनी अधिकार बना दिया जाए सारी फसलों के लिए। अक्सर ये सुनते हैं हम कि कहा जाता है कि साहब एमएसपी था, है और आगे रहेगा। ये इशू है ही नहीं है। इशू ये है कि देश के सारे किसानों को एमएसपी मिले। असली आज़ादी किसान की तब होगी चाहे वो पंजाब में बेच रहा हो अपनी मक्की या अपना धान या कोई भी फसल, चाहे वो बिहार में बेच रहा हो, चाहे वो तेलंगाना में बेच रहा हो, हर जगह पे उसको मालूम हो कि मुझे इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। ये है असली आज़ादी किसान की। ये काम जो कानून है ये होना चाहिए, और इससे ये डराया जाता है कि साहब 17 लाख करोड़ रुपए का बर्डन आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहीं सच्चाई नहीं है कि इससे 17 लाख करोड़ रुपए का बर्डन आएगा। तो बहुत अच्छी स्टडीज हुई है इसके ऊपर। एक तो इंडियन एक्सप्रेस के ही पत्रकार अपने हरीश दामोदर की स्टडी है, जिन्होंने कहा 1.5 लाख पौने 2 लाख का ज्यादा से ज्यादा खर्चा आएगा देश में अगर हम सब फसलों पे कानूनी अधिकार कर देते हैं एमएसपी को। और दूसरा है एक कर्नाटका में जो उनके कर्नाटका राज्य कर्नाटका एग्रीकल्चर लाइसेंस कमीशन के पहले पूर्व चेयरमैन थे डॉक्टर टी.एन. प्रकाश, उनकी स्टडी कहती है कि 2.5 लाख करोड़ से ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। इस देश में जहां हम 2.5 लाख करोड़ के आसपास तो हर साल बैंकों का जो कर्जा है बड़ी कंपनियों का वो हम माफ कर देते हैं, और उससे ज्यादा 4,80,000 करोड़ रुपए का तो हम 7वां वेतन आयोग जो दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, उसका हर साल एडिशनल खर्चा हम दे रहे हैं। तो उस देश में किसानों के लिए अगर 2 लाख करोड़ रुपए का अगर बात भी हो जाए तो यहाँ हाहाकार मच जाता है कि साहब ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा नाली में जाएगा या पैसा व्यर्थ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आपको जो जरूरत है, जो किसानों का व्यवसाय है, और जो हमारे प्रधानमंत्री हर जगह बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, वो जरूरी तभी या वो विजन तभी रियलाइज हो सकता है कि जब हम हर किसान को ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जहाँ पर है उसको लीगल कर दें। तो इसके लिए एक और जरूरत ये है कि हमारे पास अभी इसमें देश में 60,000 मंडियां हैं एपीएमसी की, लेकिन अगर किसान को 5 किलोमीटर के रेडियस पे आपको एक मंडी सेटअप करनी है तो 42,000 मंडियां चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप मानोगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास 6 लेन रोड से 8 लेन रोड बनाने के लिए तो पैसा है, किसी को पता नहीं है उस रोड का फायदा भी हो रहा कि नहीं हो रहा। लेकिन किसान की जब हम मंडी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कहेंगे सब पैसा नहीं है हमारे पास। लेकिन मंडियों पे इतना पैसा नहीं लगता है, ये आप सब जानते हैं। जिस पे खर्चा होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो आपको याद होगा 2016 में कहा गया था कि 22,000 जो ग्रामीण हाट है उनको मंडियों में तब्दील किया जाएगा। अभी तक तो 1,000
ग्रामीण हाट उसमें से सिर्फ जो है मंडियों में तब्दील किए जा चुके हैं। यानी किसी का इंटरेस्ट नहीं है इन सबको बढ़ाने के लिए। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बन जाता है, किसान के नज़दीक मंडी आ जाती है, मुझे लगता है कि आप सब मानोगे कि जितना नज़दीक हम मंडी को किसान के नज़दीक लेके आएंगे, उतनी ही ज़्यादा किसान की जो संकट से निकलने की सिचुएशन है उससे बाहर निकलेगा। तीसरा है कि हमें केरला का भी एक उदाहरण हमारे समक्ष है। उन्होंने भी ये किया कि उन्होंने सारा अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर उन्होंने एक न्यूनतम मूल्य फिक्स कर दिया जिसको वो फ्लोर प्राइस कहते हैं। उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20% उन्होंने बना दिया। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20% को 6 महीने हो गए वहाँ चलते हुए। उनका कहना यह है कि जब भी प्राइसेस उससे नीचे गिरेंगे तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। सरकार ने 35 करोड़ रुपया इसके लिए अलग रख दिया, लेकिन अभी तक सरकार को उसमें से 1 रुपया नहीं खर्चना पड़ा, क्योंकि मार्केट के प्राइस जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और 20% जो उससे ज़्यादा है उससे नीचे नहीं गिरे हैं। इसका मतलब है जब सरकार एक ये पैटर्न सेट करती है तो मार्केट को भी इशारा मिलता है, मार्केट को भी सबक मिलता है। यही पैटर्न हमें सब्जियों पे, फ्रूट पे और दालों पे हमें चाहिए सारे देश में, हम इसको लेके आए। और ये कहा जाता है, मेरे से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता होगा कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल कानूनी अधिकार कहाँ बनाया गया, किस देश में बनाया गया। मेरा हर जगह ये कहना रहा है कि हमारी ये सोच क्यों है इस देश में, क्योंकि हमें हर चीज़ जो है वो बाहर देखनी पड़ती है कि कहाँ से हम एक अच्छा मॉडल लेके, या ट्रेड मॉडल भी है जो हम भारत में लेके आए, क्यों नहीं हम एक अपना ही मॉडल बना सकते हैं जिसको आज दुनिया देख रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी एक स्पेन आप जानते हैं यूरोप का एक देश है, वो मार्केट इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। वहाँ भी किसानों ने बहुत सालों से प्रदर्शन कर रहे थे रुक के। पिछले 2 साल में उनके वहाँ भी लंबे प्रदर्शन हुए। उस प्रदर्शन के बाद किसान नेता खुद ही हैरान थे जब वहाँ की सरकार ने ये कह दिया, कानूनी अधिकार दे दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे कोई भी फसल स्पेन में उसकी बिक्री नहीं हो सकती। वो लीगल कर दिया और उसके उन्होंने पेनल्टी भी लगा दी कि अगर एक बार आप गुनाह करेंगे तो 3,000 यूरो की पेनल्टी होगी, अगर बार बार करेंगे तो 1 लाख यूरो की उन्होंने पेनल्टी भी लगा दी है। अगर स्पेन में ये हो सकता है और 1 साल हो गया है, वहाँ किसी ने नहीं अभी तक कहा कि साथ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ना ही सरकार ने वहाँ खरीदनी है। अगर वो उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कहा है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ व्हीट और राइस की बात नहीं हो रही है, वहाँ फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, लाइव स्टॉक भी है, फिशरीज भी है। उन सबकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बिकेगा, उससे कम बिकेगा तो वहाँ सजा होगी उस ट्रेडर को। तो ये अगर वहाँ पर हो सकता है तो क्यों हमारे देश में हम ऐसा लॉ नहीं लेके आ सकते, उस पर सोच लगाएं कि एक ऐसा लॉ हम भी लेके आएँ जहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हम तय करें, क्योंकि हमारे पास एक मैकेनिज्म है, उसमें कमियां हैं, उसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, लेकिन वो अलग विषय है। लेकिन कम से कम आपको एक अश्योर्ड जो दाम मिलना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। इस हालात में अगर हम देखें तो क्या है ये पॉसिबल है जो सरकार कहती है। मेरी आपके सामने 2-3 बातें रखकर मैं सभापति महोदय मैं बात खत्म करूंगा। वो ये है कि देखिए, पहली जो डिमांड हमारी एक जो जिस पर जोर डालना चाहिए, इतने सालों से आपने देखा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडस्ट्री को हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कोई भी तकलीफ आती है उसको हटाना है। तो हमारी जो पहले की कॉमर्स मिनिस्टर थी सीतारमण मैडम ने, उन्होंने कहा था एक अपने वक्तव्य में कि हमने 7,000 जो स्टेप्स हैं वो लिए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। क्यों नहीं हम एक ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर या ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग को लेके आते हैं। किसानों के लिए हम ईज ऑफ डूइंग खेती में खेती करने के लिए क्यों नहीं लेके आते हैं। आज देख लीजिए अखबारों में छपा है कि गन्ने का जो एरियर है वो 18,000 करोड़ रुपए का अभी एरियर खड़ा है। अगर ये ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग हो तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं किसानों को, आप मंडी लेके जाते हैं अपना धान और अनाज जो भी लेके जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कंडा ही काम नहीं कर रहा है, तो और आपको 7-7, 8-8 दिन 10-10 दिन वहाँ मंडी में बैठना पड़ता है। लेकिन अगर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग हो तो उसका एक समाधान है। आधे प्रॉब्लम तो आपके वहीं पर सॉल्व हो जाते हैं अगर हम ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग लेके आते हैं हिंदुस्तान में। दूसरा, एमएसपी को लीगल अधिकार बनाना है, जिसमें मैंने आपसे कहा कि 23 की 23 फसलों पे, और साथ में जो केरला का मॉडल है वो भी हमें लेके आना है, जिसमें कि हम सब्जियां और फ्रूट और ये बाकी जो फसलें हैं उसको उसके दायरे में लेके आ सकें। क्या इसके प्रावधान होंगे, क्या इसके स्टेप्स होंगे अलग अलग, कोई कहता है कि भावांतर स्कीम हो, ये सब स्कीमें उसके तहत आ जानी चाहिए कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना हो।
तीसरी बात है कि हम मंडियों का कैसे विस्तार करें। हमारी एपीएमसी में मंडियों में कमी तो है, लेकिन कमियों के साथ उसको इम्प्रूव करने के साथ साथ हमें नेटवर्क को भी देश में फैलाना है। जहाँ प्राइवेट मंडियाँ आती हैं वेलकम करेंगे, लेकिन उनका एक रूल जरूरी है कि जो एपीएमसी मंडी में है वही प्राइवेट मंडी में लॉज होने चाहिए। दोनों को उसी ऑपरेशन में ऑपरेट करना होगा, तब तो कंपटीशन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी दूध की जो क्रांति हुई थी, आप जानते हैं वो कोऑपरेटिव डेयरी से हुई थी, उसमें से बहुत सारे आप लोग उसके हिस्सेदार भी हैं। कोऑपरेटिव डेयरी से जैसे हरित जो क्रांति हमारे दूध में हुई है, वही क्रांति मुझे लगता है कि हमें कोऑपरेटिव के मॉडल से हमें एक्सपेंड करनी चाहिए, वो सब्जियों में, फलों में और बाकी फसलों में। क्या वो हो सकता है कि क्या वो नहीं हो सकता, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे याद है जब वर्गीस कुरियन साहब जीवित थे तो मेरे साथ कई साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि तुम इंतजार करो देवेंद्र, अभी मैंने दूध पे किया है, मैं एक दिन ऑयल सीड पे यानी तेलन पे भी करूंगा और मैं सब्जियों पर भी करूंगा। आज वो नहीं है, लेकिन क्या हम वो जो सिस्टम है, क्या हमें बाहर से लाने की क्या जरूरत थी, अगर हम अपने ही सिस्टम को समझ पाते, उस ताकत को देखते और उसको हम प्रभाव करते। अगर हम ये 4 कदम लेकर आते हैं तो मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर के बहुत से जो हमारे क्राइसिस या प्रॉब्लम है वो उसका उपचार हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, एग्रीकल्चर में बहुत से प्रॉब्लम है, आप जानते हैं, और भी लोकल भी हैं, रीजनल भी हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो आस्ते आस्ते हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले है वो है कि किसान को उसकी हक की जो इनकम है वो आपको मिले। मैंने एक बात कही, एक बात कहता हूँ मैं, आपने शायद सुना भी होगा मुझे ये बोलते हुए, मैंने एक बार एक आंकलन रखा था आप लोगों के सामने, ये जानने के लिए कि किसान को किस तरह जानबूझकर दबाए रखा गया। ये मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि 1970 में गेहूं का जो न्यूनतम मूल्य था वो 76 रुपये प्रति क्विंटल, 2015 में वो बढ़ के 1450 रुपये पर क्विंटल हो गया। ये 19 गुना की बढ़ोतरी थी, परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 19 गुना की बढ़ोतरी थी। उसी टाइम में अगर हम इनकम पैरिटी नॉर्म्स देखें तो जो इतने सरकारी मुलाजिम हैं उनकी जो तनख्वाह है बेसिक पे और डीए, वो तो 120 से 150 गुना बढ़ गई। जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के प्रोफेसर लेक्चरर्स हैं उनकी 150 से 170 गुना बढ़ी है तनख्वाह उसके टाइम पीरियड में। और जो स्कूल टीचर हैं उनकी तनख्वाह जो है वो 280 से 320 गुना बढ़ी है। और किसानों की बढ़ी है कि गेहूं के दाम से अगर देखें तो 19 गुना बढ़ी थी। और अगर मैं सारे को इनकम पैरिटी नॉर्म से देखता हूं तो कम से कम 100 गुना आप किसानों का भी दाम बढ़ना चाहिए था उस पीरियड में। अगर 100 गुना बढ़ता तो 2015 में 45 साल के पीरियड में जो दाम बढ़ा है 19 गुना, वो एक्चुअली 60,600 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। आपको मिला था 1450 रुपये प्रति क्विंटल। ये घाटे की जो खेती है इसमें कोई भी नहीं पलट सकता और उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपकी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आपने ये सब सहते हुए भी खेती को बरकरार रखा है, देश को अपने भरपूर अनाज दिया है। और फिर भी देश जो है वो आज किसान को बोझ मानकर बैठा है। वो सोचता है कि जितनी जल्दी इस बोझ को उतार दिया जाए उतना ही अच्छा होगा देश का। मुझे लगता है कि यही हम गलती कर रहे हैं। एक हमारे पास आज 75वां साल चल रहा है आज़ादी का, अभी हम जिस पीरियड में है, तो इस 75वें साल में एक ऐसी क्रांति आनी चाहिए कि देश का जो किसान है वो भी खुशहाल हो और वो जैसे बाकी समुदाय को जिस तरीके से उनको अपनी इनकम बढ़ाने का मौका दिया गया है, ऐसे किसान की भी इनकम बढ़नी चाहिए। और अगर किसान की इनकम बढ़ेगी तो मेरा मानना है कि देश की ग्रोथ भी, जिसको कहते हैं इकोनॉमिस्ट हमारे, वो भी बढ़ेगी। आप देखिए 7वां वेतन आयोग से हमारी कंपनियां कहती हैं कि इट विल एक्ट एज ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी। 7वां वेतन आयोग 4% से कम लोगों को मिला है देश में, और उसमें यह माना गया कि जो पैसा आया यह बाजार में आएगा, इससे बिक्री होगी, डिमांड क्रिएट होगी। ये आपने सब सुना है। आप ये सोच के चलिए कि जिस दिन हमारे किसान के पास एमएसपी लीगल हो जाएगी, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो बिहार में है, चाहे वो तमिलनाडु में है, कहीं भी है देश में, आप उस दिन देखिए कि जब इतना किसान के हाथ में कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, वो बाजार नहीं आएगा ना खरीदने के लिए। आप देखिए कितनी डिमांड क्रिएट होगी। आज हम जीडीपी के लिए लड़ रहे हैं, या सारी जो चर्चा होती है कि 8% हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 9% हो जाएगी, क्या कहता है। मेरा मानना है कि अगर किसानों को एमएसपी हम लीगल अधिकार बना देते हैं तो कम से कम 15-16% पे हमारी जीडीपी दौड़ेगी। तो देश का विकास भी है और वो तभी पॉसिबल है जब किसान का विकास होगा। तो मुझे लगता है कि जो ये आपका जो खेती या किसान संसद आप कर रहे हैं, ये एक ऐसा मीडियम है जिसके माध्यम से जो हमारी संसद है राष्ट्र की, उसको भी एक सबक मिलना चाहिए, उसको भी लेसन मिलना चाहिए कि कौन से मुद्दे हैं जिसको हमें लेके आना चाहिए। क्योंकि अगर
सबका साथ सबका विकास देख रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत देख रहे हैं, तो उसकी लड़ी या उसकी कड़ी जो है वो खेती से ही होकर गुजरती है। ये सोच के करना कि आने वाले सालों में किसान खत्म हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, दुनिया में किसान खत्म हो रहे हैं। मैंने आपको 2-3 कंट्रीज का हिसाब दिया था। अब फोकस है कि हमारे देश में जो किसान हैं बहुत ज्यादा हैं, आप उनको कम किया जाए। और ये माना जा रहा है कि 2040 तक हमारे देश में जो किसान हैं उनकी जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी, जिस तरीके से हम चल रहे हैं। लेकिन हमें करना उल्टा चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर जहाँ नौकरियां ही नहीं है, किसान खेती छोड़कर जब शहर में आता है, आपने देख लिया 2 दिन का लॉकडाउन हुआ तो करोड़ों लोग जो हैं अपने अपने गांव में गए, वापस गए हैं। तो अगर वही उसी गांव का विकास हुआ होता, उसी खेती का विकास हुआ होता, तो जिनको मैं एग्रीकल्चर रिफ्यूजी कहता हूं, जो खेती से निकाले जा रहे हैं जबरन, क्योंकि जब हम खेती की इकोनॉमिक हालात खराब कर देंगे तो किसान के पास कोई चारा नहीं रहता, तो खेती से निकलकर वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, ये एग्रीकल्चर रिफ्यूजी। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2015 तक 40 करोड़ लोग जो हैं वो गांव से निकालकर शहर में आने चाहिए थे, जो नहीं हो पाया। तो अब सरकारें जो हैं कई सालों से लगी हुई हैं, ये इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि लोगों को कैसे गांव से निकालकर शहर में लाया जाए। मैंने आपको बताया कि नीति आयोग खुद कह रहा है कि 1.81% से जब 2.4% हो जाएगी माइग्रेशन, तो किसानों की कीमत जो है, दाम जो है या इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। इस सोच को बदलना, एक रिवर्स थिंकिंग की जरूरत है, रिवर्स इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत है। तो आप जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आप जिस मुद्दे पर आज खड़े हैं, उसकी तरफ सारी दुनिया की आज नजर है। मुझे अमेरिका के किसान महोदय जी, 1 मिनट और, मुझे अमेरिका के किसान ने एक बार मुझे कहा 2-3 महीने पहले कि सर ये इंडिया में क्या हो रहा है, ये किसान क्यों सड़कों पर। जब मैंने उनको बताया कि हमारे किसान इसलिए सड़कों पर हैं क्योंकि उनको एक गारंटीड प्राइस चाहिए, तो उसने कहा सर ये तो हम भी मांगते आ रहे हैं इतने सालों से, हमें तो मिला नहीं। और उसने ये भी कहा कि किसान जो है, मैं भी जो अपना बताया कि मैं कर्जे में पैदा हुआ था और कर्जे में मरूंगा, और मैं ये जानता हूं कि कोई इससे बड़ा नर्क नहीं है सारी जिंदगी कर्जे में गुजारना। किसान को क्यों हम कर्जे पर रखते हैं, ये मुझे समझ नहीं आया आज तक। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम उसको दाम नहीं देना चाहते। ये इकोनॉमिक सोच का ये हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि आज दुनिया भी आपकी तरफ देख रही है, और जिस दिन भारत इस चीज को लेकर आएगा, मेरा मानना है कि दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो आपको फॉलो करेंगे। तो इसलिए आपका जो अभियान है या आपकी जो मूवमेंट है, आइकॉनिक मूवमेंट है, वो सारी दुनिया के लिए आज एक लेसन है और सबकी नजरें गड़ी हुई है। तो विश्वास है कि आप जब जीतेंगे तो आप एक अपने ही देश के किसानों के लिए, दुनिया के किसानों के लिए आप एक ऐसा नया विकास का मॉडल लाएंगे जहां पर हर किस देश का जो किसान होगा, जिसमें हम, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सारी दुनिया के किसानों का विकास जो है वो आपकी मूवमेंट में छुपा हुआ है। तो इस आशा के साथ कि आपकी जीत होगी और जीत बड़ी मजबूती के साथ होगी, मैं महोदय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद दविंदर शर्मा जी, जो इन्होंने गल कही आ कि जेडे सानू 1970 तो बाद रेट मिले ने वो सिर्फ 19 गुणा मिले ने, तो महंगाई जी हुई है 100 तो 200 गुणा हुई आ, इस करके ही साडे ते कर्जे चढ़े ने। इन्होंने बड़े स्पष्ट लफ्ज़ किया, धन्यवाद करते हैं असीं इन्हां दा। उन्हां बेनती करूँ डॉक्टर रणजीत सिंह घुम्मण जी आर्थिक माहर ने साडे को, वो आके 15 मिनट लई आउणगे ते वो भी MSP ते अपने नाल जिहड़े ने अपने विचार साझे करनगे। डॉक्टर रणजीत सिंह जी घुम्मण।